नंबर 51 की शुरुआत कर दी है। पार्ट 4 है। शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे सारी की सारी वीडियो अपलोड मिलेगी। रूल नंबर 51, यूज ऑफ दैट। दैट क्योंकि पहली चीज हमारे समक्ष आ चुकी है। दैट का यूज कहां कहां होता है? यूज ऑफ दैट, रूल नंबर 51। अब दैट पे जब हम आ चुके हैं तो दैट से एक चीज तो क्लियर ही होती है कि दैट जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पहली कहानी, पूछा जाएगा जी आपसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे चारों के चारों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इशारा। डेमोस्ट्रेट माने इशारा करना। एक फॉर्मलनेस में जब किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज, उसके लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। इसमें से एक है दैट। अब इसमें पहली बात तो ये कहां कहां यूज होता है, तो नंबर 1 पर्सन के साथ में, लोग के साथ में, लाइफलेस चीजों के साथ में, मेनली यूज होता है दैट का। मोटे मोटे तौर पे नंबर 1 ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के साथ में, पर्सन्स के साथ में। दूसरी कहानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ में, मेनली यूज होता है दो का। अब इनका यूज जो है वो हम ये कह सकते हैं कि चाहे आप करें सिंगुलर में, चाहे करें प्लूरल में, दैट इज योर चॉइस। एग्जांपल के तौर पे यूज ऑफ दैट से मेंशन करा हुआ है, तो हम एक चीज के बारे में कहें, दो के बारे में कहें, दैट का यूज कहीं जा सकता है। एग्जांपल दो में, दिस इज द गर्ल that failed in the exam. अब दो चीजें यहां से निकल के आई हैं। नंबर 1 दिस एंड नंबर 1 दैट। दिस भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दैट भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोनों इशारे करते हैं। दिस आता है नियर चीजों को शो करने के लिए, नजदीकी चीजों को शो करने के लिए, ये जो विजिबिलिटी में होती है उन्हें शो करने के लिए। दैट आता है दूर की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि वो जिसके बारे में कहा जा रहा था। सो दिस इज द गर्ल, विच मीन्स जो मेंशन कर रहा है कि दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है जो फेल हुई थी। तो फेल होने का जिक्र पिछले कल किया होगा, परसों हमने किया होगा। उस दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस दूरी को दिखाने के लिए दैट का यूज हुआ। So this is the girl that failed in the exam. ऐसे गर्ल्स होता तो भी दैट ही आता है। दैट का यूज फार ऑब्जेक्ट को या पर्सनालिटीज को दिखाने के लिए किया जाता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए। दिस इज द कार दैट। सो कार लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, वहां पे भी आ सकता है इसका यूज प्रॉपरली। रूल नंबर 51, यूज ऑफ दैट। दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर्सन के साथ में, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज होता है नियर की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट फार है जिसका यूज होता है टू रिप्रेजेंट द फार थिंग्स। ऐसे दिस का दीज बनता है, दैट का दोज बनता है। इन दोनों के दो प्लूरल वर्जन दीज और दोज होते हैं। सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों के चारों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। रूल नंबर 55 पे आते हैं। The verb must agree with its object number person when two joined by and. लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा यूज ऑफ एंड पूछा गया है, माने ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं।
हमने चीज को समेट तो एक तरीके से दिया था, पर ये कुछ कोशिश अलग करना चाह रहा है, ये कुछ और तरीके से बात करना चाह रहा है। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हैं वो फटाफट से आंसर करें कि जब सेंटेंस के अंदर एंड आता है तो वो क्या चीज शो करता है, सिंगुलैरिटी, प्लूरलिज्म, क्या शो करता है? एंड। तो अंडरस्टैंड ये भी कीजिएगा कि एंड हर बार प्लूरल ही नहीं होता है, पर फिर भी जो जो आपको पता है फटाफट से मेंशन करिए कि एंड क्या चीज है और एंड का यूज कहां कहां होता है। एग्जांपल दो, माय फ्रेंड एंड हिज फादर माय फ्रेंड एंड हिज फादर, आगे यहां पे डैश इन इंडिया इज या फिर आर, माय फ्रेंड एंड हिज फादर। अब देखिए आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, ये तो बड़ी आसान चीज दे दी आपने। आसान अगर ये है तो आगे कुछ कोशिश करूंगा मैं इसको चेंज करने की। माय फ्रेंड एंड हिज फादर डैश इन इंडिया, और इसमें बीच में लिखा हुआ है इज या फिर आर। फटाफट से जिसे मेंशन करें कि क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। अब पहली कहानी तो ये कि जी ये तो इतनी आसान चीज है इसकी हद नहीं है। जब भी सेंटेंस में एंड आता है वो हमेशा प्लूरलिज्म शो करता है। यहां माय क्या है, फटाफट से बोलना है। यहां पे माय क्या है, यहां पे हिज क्या है, यहां पे एंड क्या है। फटाफट से जी, प्रशांत बैठे हैं, मेहुल पहुंचे होंगे, ऐसे कई मनीषा शायद पहुंच चुकी होंगी, काजल राणा यहाँ पे होंगे। जो जो स्टूडेंट दिन रात जुड़े मेरे साथ में हैं उनका वक्त आ चुका है अब आंसर देने का। माय कौन क्या चीज है, हिज क्या चीज है, एंड क्या चीज है, इन क्या चीज है। ग्रामेटिकली ग्रामर के शब्दों में चीजें हैं क्या, ये फटाफट से आंसर करना आप लोगों ने। कंजक्शन है, प्लूरलिटी को शो करता है। चलिए जी बहुत बढ़िया। जागृति इज, जागृति कह रहे हैं इज आएगा। विशाल कह रहे हैं आर आएगा जी। लकी कुमार कह रहे हैं कि एंड कंजक्शन है और प्लूरलिटी को शो करता है। ठीक है जी। छोटू रनोता कहते हैं कि जी इज आएगा। प्रशांत कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है। चलिए जी पहली कहानी, माय क्या है, माय एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। माने माय जब भी आता है तो वो मालिकाना हक को शो करता है, माय कार। सो हिज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिज उसकी कार। एंड क्या है, लकी ने कहा है कंजक्शन है, बिल्कुल सही बात है। और इन क्या है, इन प्रपोजिशन है। आपने फटाफट से मेंशन करना है, आप ना देरी लगाएं, आप ना वक्त लें, फटाफट से जिसे मेंशन करने की चीजें क्या है। पॉजेसिव प्रोनाउन है, प्रशांत ने कहा। कुछ और चीज ने बताना चाहें, आंसर आना चाहिए फटाफट से आपके। कंटिन्यू वहां पे रहो। क्या रूल कहा हमने कि माय फ्रेंड एंड हिज फादर डैश इन इंडिया। यहाँ पे माय क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। हिज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। सो एंड जब भी सेंटेंस के अंदर आता है वो हमेशा शो करता है किसको, प्लूरलिज्म को। इसलिए यहां पे आर आना चाहिए था, इज नहीं। माय फ्रेंड एंड हिज फादर आर इन इंडिया। लेकिन यहां पे खूबसूरती ये है कि फिर मैं दोबारा आपसे पूछूंगी, क्या एक और सेंटेंस लीजिए फिर दोबारा, सॉरी 53। यहां फिर क्या आ रहा है, फिर एंड आ रहा है, लेकिन इसको एंड का सेकंड पार्ट लिखेंगे। एंड का सेकंड पार्ट लिखेंगे। रूल नंबर 52 है, बहुत बेहतर चीज है, बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतर चीज है। एंड का सेकंड पार्ट लिखेंगे रूल नंबर 53 को। एंड का सेकंड पार्ट, जैसे एंड के सेकंड पार्ट में क्या आएगा, जैसे मैंने कहा था पहले भी कई लोग जानते हैं, ब्रेड एंड बटर। ऐसे ही फास्ट एंड फ्यूरियस, ऐसे ही सूप एंड सैलेड।
पावर एंड इन्फ्लुएंस। दम खबर रखें और यहां बताएं कि यहां क्या एंड प्लूरलिज्म शो करेगा। फटाफट बोलना है। ब्रेड एंड बटर, फास्ट एंड फ्यूरियस, सूप एंड सैलेड, पावर एंड इन्फ्लुएंस। चलो चलो जी फटाफट, काम आपका है, काम आपका फटाफट से मेंशन करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या यहां भी एंड प्लूरलिज्म शो करेगा। क्या यहां भी एंड का मतलब जो है वो और है और एंड का मतलब भी क्या आर है यहां पे। नो सर, पल्लवी कह रही है नो सर। एंड सिंगल होगा, प्रशांत सिंह जसूटे कह रहे हैं नो सर। अश्विनी कह रहे हैं सिंगल। भरत कह रहे हैं इज आएगा। और भरतेश्वर कह रहे हैं कि इज आएगा। बड़ी अच्छी बात है। ये सारी की सारी चीजें ब्रेड एंड बटर, फास्ट एंड फ्यूरियस, सूप एंड सैलेड, पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये सिंगल इंफॉर्मेशन को या सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ब्रेड एंड बटर यहां पे जब ये मील को रिप्रेजेंट करेगा, ख्याल कीजिएगा, ब्रेड एंड बटर आर भी हो सकता है जी, लेकिन ब्रेड एंड बटर यहां पे अगर मील हुआ कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो इज आएगा वहां पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का जिक्र है। तो ब्रेड के ऊपर लगा हुआ बटर जो होगा उस ब्रेड बटर को कहा जा रहा है। तो ये एक चीज होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम है, सिंगल। सूप एंड सैलेड दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको ऐसे, सूप भी और सैलेड भी एपेटाइजर है, भूख बढ़ाने के लिए होता है एपेटाइजर। सूप भी एपेटाइजर है, सैलेड भी एपेटाइजर है। दोनों एक ही आइडिया को, एक ही थॉट को, एक ही मील को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सिंगल है। सूप एंड सैलेड सिंगल है। पावर एंड इन्फ्लुएंस, एक इंसान जो पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंसिव होता है। यही रीजन है कि ये सारे के सारे ब्रेड एंड बटर, फास्ट एंड फ्यूरियस, सूप एंड सैलेड, पावर एंड इन्फ्लुएंस, इन सबके अंदर जो एंड होगा वो सिंगल होगा। एंड जो होगा वो सिंगल होगा। यहां पे सब कह रहे हैं, सोमराज कह रहे हैं नो सर, इज आएगा नहीं। टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन एक्सप्रेस वन आइडिया, दैट्स व्हाई इज आएगा। चलिए बहुत बेहतर बात है। सो 54 पे आते हैं फिर, अगर ये बात बन गई है तो फिर कर रहा हूं मैं। सारे कह रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर एक मील का नाम है, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम है, सूप एंड सैलेड एपेटाइजर का नाम है, पावर इन्फ्लुएंस एक ही आइडिया है, जो पावरफुल होता है वो इन्फ्लुएंसिव होता है। इसलिए ब्रेड एंड बटर, फास्ट एंड फ्यूरियस, सूप एंड सैलेड, पावर इन्फ्लुएंस सारे सिंगल चीज है, सिंगल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इज आएगा। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट मील, फास्ट एंड फ्यूरियस इज माय फेवरेट मूवी, सूप एंड सैलेड इज माय फेवरेट एपेटाइजर, पावर इन्फ्लुएंस इज, सब इज आएगा। लेकिन एंड का रूल नंबर 3, लेवल नंबर 3, एंड का लेवल नंबर 3। अब ये लेवल 3 क्या है ये एंड, और क्या है इसका लेवल नंबर 3। एंड का लेवल नंबर 3 ये है कि यहां ब्रेड एंड बटर मील को रिप्रेजेंट कर रहा है। गौर फरमाइएगा, ब्रेड एंड बटर रिप्रेजेंट कर रहा है मील को, लेकिन ब्रेड एंड बटर को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि ब्रेड एंड बटर डैश नॉट अवेलेबल इन स्टोव, तो फिर यहां पे इज आएगा कि आर। जरा लगाओ दिमाग, दौड़ो जरा, दौड़ाओ घोड़े दिमाग के फटाफट से। 3 चीजें हो गई इनसे। कहा ही गया है कि एंड का यूज आएगा तो प्लूरल होगा, ठीक है। फिर रूल नंबर 53 आया है कि एंड जब आएगा लेकिन उसमें चीजें सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगी, ब्रेड एंड बटर, फास्ट एंड फ्यूरियस, सूप एंड सैलेड, पावर एंड इन्फ्लुएंस। जब सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे तो वहां पे एंड प्लूरल बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ये एक आइडिया, एक बात, एक इमोशन, एक थॉट, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी खत्म।
तो मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर जब मील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे एंड जो है वो प्लूरल है। पर जब मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर डैश नॉट अवेलेबल, तो यहां इज आना चाहिए कि यहां आर आना चाहिए। फटाफट से विशाल कह रहे आर आना चाहिए, अजय कह रहे आर, पल्लवी आर, प्रशांत आर, आर आर आर, रिपीट फटाफट से। और बाकी लोग पहुंचिए फटाफट फटाफट फटाफट। लकी कह रहे हैं आर, वरुण ओबरॉय कह रहे हैं आर, लकी कह रहे हैं आर, विशाल कह रहे हैं आर, प्रशांत कह रहे हैं आर, अजय आर, पल्लवी आर, सुरेश कुमार आर, भरत आर, प्रशांत आर, सब आर कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आर। तीन चीजें हैं जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रेड एंड बटर सिंगल है, यहां पे आर आ रहा है एंड के होने से, यहां एंड के होने से आ चुका है इज, और यहां ब्रेड एंड बटर, यहां दो चीजें जो है वो सिंगल रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, इसलिए कि उनका जिक्र ग्रोसरी स्टोर से है। ब्रेड और बटर दो डिफरेंट चीजें हैं जी, एक चीज नहीं है। पर ब्रेड और बटर जब मिलके ब्रेकफास्ट बनती है तो वो सिंगल रिप्रेजेंट होती है, इसलिए वहां पे सिंगल आता है। पर ब्रेड अलग चीज है और बटर अलग चीज है, तो ब्रेड एंड बटर डैश नॉट अवेलेबल इन स्टोर, तो वहां पे आर आएगा। रीजन ये है कि ब्रेड एंड बटर आर होता है क्योंकि ब्रेड यहां अलग चीज है, बटर अलग है, क्योंकि यहां पे स्टोर के अंदर चीजों का जिक्र है, तो ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग है। पर जब ब्रेड और बटर ने रिप्रेजेंट किया है ब्रेकफास्ट को, तो वहां पे वो सिंगुलैरिटी शो करेगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे बहुत बेहतर से कर रहे हैं। कुशल ने आंसर करा है, सोमराज ने आंसर करा है, कनिका ने आंसर करा है, अनीता आए हैं, सनी ने आर कहा है, सुरेश ने, वरुण ने, बहुत बेहतरीन लोग हैं यार, बहुत बढ़िया। आगे मूव करेंगे फटाफट से हम लोग रोल नंबर 55 पे आते हैं। 53 सॉरी 55, द magistrate and collector dash not present is की are the magistrate and collector dash not present, यहां पे सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है या प्लुरलिटी को? सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है कि प्लुरलिज्म को? फटाफट से मेंशन करना है, क्या ये सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये प्लुरलिज्म को शो कर रहा है, क्या चीजें हैं ये? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। प्रशांत का आंसर आया है, प्रशांत कह रहे हैं इज, विशाल कह रहे हैं आर, अजय कह रहे हैं इज। प्रशांत का आंसर सबसे पहले आया है इज, बाकी विशाल कह रहे हैं आर, इज नॉट, भरतेश्वर कह रहे हैं इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट। आर, सनी कह रहे हैं आर, जागृति कह रहे हैं इज। सनी, ये द क्या है? तो द है डेफिनेट प्रोनाउन, द जो है वो डेफिनेट प्रोनाउन है, और ये बात मेंशन की जा रही है कि द का यूज जैसे ही डेफिनेट प्रोनाउन में आता है, द जब एक ही चीज दो को रिप्रेजेंट करती है, विच मीन्स औधे दो हैं। मैजिस्ट्रेट, कुशल कह रहे हैं इज नॉट, इज नॉट। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट है और कलेक्टर दूसरा, दो डिफरेंट औहदे हैं। औहदे माने है तो औहदा एक ही, लेकिन दो नाम दिए गए हैं, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। अब गौर फरमाइएगा कि जो द है वो है डेफिनेट प्रोनाउन, द का यूज हुआ है सिर्फ एक बार, मतलब ये हुआ कि द ही इंडिकेट कर रहा है मैजिस्ट्रेट को और द ही इंडिकेट कर रहा है कलेक्टर को। मतलब इसका ये होता है कि जो द कहने का मतलब ये है कि ये जो बंदा है, इंसान है,
जो मैजिस्ट्रेट है और कलेक्टर है वो एक ही इंसान है, एक ही पर्सन है। मैजिस्ट्रेट भी वही है और कलेक्टर भी वही है, इसलिए दोनों के बिहाफ पे उसको द कहा गया है। तो द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, वो इसलिए कि मैंने बात कह दी है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो सिंगुलैरिटी को बिहेव कर रहा है। द एक बार यूज हुआ है, द का यूज यहां पे एक बार यूज हुआ है। दिस इज द रीजन कि यहां पे जो है इज का यूज होगा। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। रीजन इज कि मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों के साथ में द एक बार लिया है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं यहां पे द पे ही दोबारा से आऊं और इसी पे मैं ये कह देता कि द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, the magistrate and the collector dash not present, तो फिर यहां पे आ रहा था, इसलिए कि जब रिप्रेजेंटेशन के तौर पे द दो बार आया है, द एक बार यहां आया डेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल, नॉट प्रोनाउन, आर्टिकल। द यहां पे सेकंड बार आया है डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल नंबर 1, डेफिनेट आर्टिकल नंबर 2। जब दो बार अलग अलग आया है द, तो ये द दोनों मुद्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग तरीके से। सो यहां मैजिस्ट्रेट अलग द है और कलेक्टर यहां पे अलग द है। जब द दो बार आ रहा है और दोनों औहदे के आगे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैजिस्ट्रेट बंदा अलग है कोई और कलेक्टर औहदा किसी और के पास है, और वो दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं है। जब दो चीजें हो गई तो वो शो करेंगे प्लूरलिज्म को, एंड दिस इज द रीजन कि यहां पे द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर जो आएगा वो आर आएगा। पर द एक बार आता तो द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर तो आगे इज आता। चलिए फटाफट से आगे मूव करेंगे हम। 56 हुआ है, 57 पे आएंगे। राइस एंड कड़ी, यहाँ पे राइस एंड करी भी कह सकते हैं हम लोग। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। डिश जब भी आएगी उसका सिंगुलर वर्जन ही रहेगा हमेशा। 57 पे आते हैं। पे आते हैं। पहले आता हूं मैं एक रूल के बिहाफ पे, उसके एरर पे पहले, फिर आप जो उसको मेंशन कीजिए कि चीजें ठीक है कि नहीं है। Every boy and girl were present in the class yesterday. Every boy and girl dash was over present yesterday. फटाफट से जी, फटाफट से कमेंट्स की बौछार लगा दीजिए। हर एक चीज वॉज, क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आ जाना है। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश प्रेजेंट यस्टरडे। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश प्रेजेंट यस्टरडे। फटाफट से मेंशन करें। वॉज आएगा, जागृति कह रहे हैं वॉज, प्रशांत ने दो बार कह दिया वॉज। वर वाला कोई इंसान हो जी, वेटिंग फॉर वर्ब। वन क्यों नहीं आ रहा है? एवरी बॉय एंड गर्ल डैश प्रेजेंट यस्टरडे। वॉज आया कि वर, बीच में एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, वॉज आएगा कि वर आएगा? फटाफट से जी, फटाफट से। सोमराज कह रहे हैं वॉज, सुरेश कह रहे हैं वॉज, भारदेश्वर कह रहे हैं वॉज, लकी कह रहे हैं वॉज, मुस्कान ने वॉज कहा है, विशाल ने वॉज कहा है, कनिका ने वॉज कहा है। फटाफट से ये मेंशन करो कि क्यों वॉज, कमेंट के अंदर फटाफट से मेंशन करो क्यों वॉज आया। वर क्यों नहीं आया यहाँ पे? वर क्यों नहीं आया जी? क्यों वॉज आ रहा है, वर क्यों नहीं आ रहा है? कनिका है, विशाल है, सोमराज है, मुस्कान है, सनी, अश्वनी, सुरेश, भरतेश्वर, लकी, जागृति, कुशल ने वॉज कहा है, अनीता ने वॉज कहा, सनी ने वॉज कहा है। बहुत लोग जुड़ गए हमारे साथ। फटाफट से आंसर करें, क्या रीजन है कि यहाँ पे वॉज आया है, वर नहीं आया है? कम ऑन, बिकॉज एवरी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन है।
क्योंकि एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि एवरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विच मीन्स कि एंड जो है तो पावरफुल, पर उसके एवरी आते ही वो लेस पावरफुल होता है। एवरी जो है वो इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट हमेशा सिंगल होता है। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंदर ईच आया, एवरी आया, तो हमेशा वो सिंगुलैरिटी को बिलोंग करता है। एवरी सिंगुलैरिटी को बिलोंग करता है, सिंगुलैरिटी को शो करता है। एंड दिस इज द रीजन कि जब भी एवरी आएगा, ईच आएगा, तो बिकॉज एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरी की वजह से एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरी सिंगल है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरी का यूज होता है सिंगुलैरिटी वर्जन में बिकॉज ऑफ रीजन एवरी पावरफुल है। ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, नथिंग, व्हाटएवर, हुएवर, मैनी, ए, सारे के सारे क्या है, सिंगल है, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए फिर इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो मुझे फटाफट से कमेंट में मेंशन करो कि एक्सेप्शनल प्रोनाउन क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं एक्सेप्शनल प्रोनाउन। कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगल बिहेवियर भी है, प्लूरल भी है, फटाफट से मेंशन करना है। सिंगल भी है और प्लूरल भी है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। फिफ्टी एट पे आते हैं, लेकिन कमेंट में लिखना है कि कौन कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जो सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। चलिए फटाफट से आगे चलेंगे हम लोग। सॉरी, अश्विनी प्रोनाउन कहा है, नाउन कह रहे हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन बोथ, फ्यू, सेवरल, सम, नन। नहीं जी, बोथ प्लूरल है। सम, एनी, मोस्ट, ऑल, नन। लकी ठाकुर ने सही कहा है, प्रशांत सही कह रहे हैं। अश्विनी चेंज करना पड़ेगा, सोमराज चेंज करना पड़ेगा। सोमराज कह रहे हैं बोथ, फ्यू, नहीं जी, बोथ प्लूरल है, फ्यू प्लूरल है, सेवरल प्लूरल है। सम और नन ठीक कह रहे हैं आप। सम, एनी, सम, बोथ, ऑल, नन। बोथ नहीं होता है जी सुरेश जी, बोथ नहीं होता है, बोथ प्लूरल है, अलग कह रहे हैं। सम, नन, ऑल, मोस्ट, एनी, ये ठीक। भूपेंद्र सिंह ठीक सही है। सम, एनी, नन। चलिए बेहतर है, अच्छी बात है। अब आते हैं आगे, हम फटाफट से मेंशन करना आपने कि क्या चीजें ठीक है गलत है। 58 पे आते हैं हम लोग। ईदर यू और डैश, ईदर यू और डैश, either you or I dash am is are responsible। बताओ फटाफट से। और अनीता कह रही है और, ठीक है जी, ठीक है, और ठीक है। ऑल एक्सेप्शन प्रोनाउन है। नन की स्पेलिंग NONE होती है जी, NUNE नहीं होती है। नन। फटाफट से चीजें मेंशन करो, फटाफट से। Either you or I, am, is और are responsible। और either you or I is, am या are responsible। और क्यों am? लकी कह रहे हैं I am, I am। You and I dash am, is की are responsible। दो सेंटेंसेस है, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। रूल नंबर 58, रूल नंबर 58 है, फटाफट से मेंशन करो। आर, 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 आर ईदर कंजक्शन है। आर, आर जागृति, आर सनी, आर जागृति, आर सनी, आर
जाहिदीन 2 बार आर कहा है, और जी फटाफट से सेकंड वाले का आर प्रशांत कह रहे हैं, पहले वाले का क्या जी आर कह रहे हैं, पहले वाले को आर कह रहे हैं, दूसरे वाले को कुछ और कह रहे हैं। फटाफट से आंसर करना जी, क्या रीजंस हैं इनकी, क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यूज हैं, उसको लेकर फटाफट से आ जाए लोग। कनिका आर कह रहे हैं, विशाल आर कह रहे हैं, सनी आर कह रहे हैं, महक जरियाल आर कह रहे हैं। प्रशांत का आंसर पहले आ चुका है कि उन्होंने कहा कि देखिएगा जी, ईद यू और आई, यहाँ पे ये ईद है और है, ईद और कंजक्शन है। कंजक्शन ये कहता है कि दूसरे वाले को देख के हेल्पिंग का यूज होता है, मतलब यहाँ पे यू को इग्नोर किया जाएगा, इसलिए कि ये कंजक्शन है, कंजक्शन इग्नोर करता है पहले वाले को। ईद और जब भी आएगा ये है सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पे यू को ना देख के आई को देखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे एम आएगा, जो कि लकी का और प्रशांत सिंह जसरोटिया का आंसर था। बाकी सारे आर कह रहे हैं, आर आर आर। ईदर यू और आई, एम रिस्पॉन्सिबल ना कि आर रिस्पॉन्सिबल, सो ईदर यू और आई रिस्पॉन्सिबल, विच मीन्स रूल नंबर 58 ये है कि ईदर और जब आएगा तो सेकंड वाले को देखा जाएगा, ईदर और आएगा तो दूसरे वाले को जी देखा जाएगा, विच मीन्स ईदर यू और आई आएगा एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहां पे क्या है, यू एंड आई, एंड है, यू नंबर 1, दिस इज नंबर 2, पर बीच में महाशय पहुंच चुके हैं एंड किसको करता है, प्लूरलिज्म, प्लूरल, इसलिए आई के साथ में यहां पे आर आएगा। ये आंसर्स थे। लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं मैं, ईदर यू और आई, यहां पे ईदर और आया है, कंजक्शन है, दो चीजों के बीच में दो नंबर्स आए हैं, इसीलिए यू और आई के साथ में यू को इग्नोर किया जाएगा, आई को देखा जाएगा। तो आई के साथ में एम आना चाहिए ना कि आर आना चाहिए, क्योंकि आई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। लेकिन अगले वाले में यू एंड आई, एंड जो है वो प्लूरलिज्म शो करता है, तुम और मैं दोनों दो लोग हैं, इसलिए आर, तो आई के साथ में आर भी आता है, ये ख्याल कीजिएगा। ऊपर वाले में आर इसलिए नहीं आया कि वो कंजक्शन के बीच में है, नीचे वाले में आर इसलिए आया कि एंड प्लूरलिज्म को शो करता है 100%, माने एंड जो है वो दूसरे वाले को नहीं करता रिप्रेजेंट, एंड का मतलब होता है कि वो दोनों के मिक्सचर को प्लूरल बना देता है तो कंजक्शन बिहेवियर इसका, लेकिन वो दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। एंड दोनों को देख के आर लगा रहा है, ईदर और आई को देख के एम लगा रहा है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चीजें क्लियर हो गई है और बात बन गई है तो फटाफट से मेंशन करना। ईदर और आएगी तो रिप्रेजेंट कुछ और चीजें होंगी, और जब आएगा यू एंड आई, फटाफट से बोलना है, यू एंड आई पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेगेटिव, कम ऑन, यू एंड आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस है ये, यू एंड आई पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, यू एंड आई, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फटाफट से मेंशन करें जी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अश्विनी कह रहे हैं पॉजिटिव है, जागृति कह रहे हैं पॉजिटिव है, और जी बाकी लोग फटाफट से पॉजिटिव, सोमराज पॉजिटिव कह रहे हैं, भारतेश्वर कह रहे हैं पॉजिटिव, सनी कह रहे हैं पॉजिटिव, लकी पॉजिटिव, सही है सही है सही है, चलिए सही है जी। सही क्यों है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और आई जब बाद में आता है तो पॉजिटिव होता है, आई जब पहले आता है तो नेगेटिव होता है, सीधी सी बात है। आई फर्स्ट पर्सन जब पहले आएगा तो सेंटेंस नेगेटिव होगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। विशाल कह रहे हैं पॉजिटिव है, भूपेंद्र कह रहे हैं पॉजिटिव है, कन्या कह रहे हैं पॉजिटिव है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलेंगे आगे 59 पे। चलिए रूल नंबर 59 है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद हिज सेक्रेटरीज 59, या एक रैंडम दे देता हूं आपको मैं, फिर आगे मैच करता हूं चीजों को लेके मैं।
else, E-L-S-E, else should be followed by but. else should be followed by but. माने सेंटेंस के अंदर जब भी else आएगा ELSE तो उसके साथ में but आना चाहिए. रिमेंबर दिस, विच मीन्स अगर मैं सेंटेंस देता हूं इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड. इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड. It is nothing else than pride. It is nothing else than pride. अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे सेंटेंस अगर एग्जाम के अंदर आया होगा तो ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया है? गलत इसलिए हुआ है, ये else के साथ में हमेशा जो है but आता है, then नहीं आता है. सेंटेंस गलत हो गया. So it is nothing else but pride. Then pride नहीं, then comparative verb में आता है. Then का यूज यहाँ नहीं होता है, यूज होता है but का. Remember, ये रूल बहुत बेहतरीन है. ये सेंटेंस के अंदर जब भी एल्स आएगा ELSE तो एल्स हमेशा बट को फॉलो करेगा, ना कि देन को. ये तो कोई खास चीजें थी, कोई इस तरह की चीज नहीं है जो हमें अंडरस्टैंड नहीं करना है. चलिए आगे मूव करेंगे हम. 59 हुआ है, 60 पे आते हैं. नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स डैश अरेस्टेड. नॉट ओनली हरी 60 है. पहले एरर पे आते हैं. नॉट ओनली हरी but also his brother selected was या वर. फटाफट से. नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स डैश सेलेक्टेड. वॉज सेलेक्टेड या वर सेलेक्टेड. फटाफट से जी, फटाफट से. एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट जो हैं, फटाफट. कई लोगों ने ये रीड कर रखे एकेडमी के अंदर. सो वीडियो आउट ऑफ फोकस हो रही है. मूवमेंट से भी होती है और अच्छा, अब विजिबिलिटी में है कैसे हम जरा इंतला कीजिए मुझे. वॉज नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स डैश सेलेक्टेड. वॉज आया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शंस है, दैट्स व्हाई वॉज. परेशान चेक करें दोबारा से, क्या बोल रहे हैं आप. लकी चेक करें, भरत चेक करें दोबारा से. चेक करो दोबारा से, दोबारा चेक करो. अगर ये कंजक्शन है तो फिर क्या बोल रहे हो आप. अगर ये कंजक्शन है तो फिर क्या कह रहे हैं आप. वॉज 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 वॉज. पल्लवी वॉज, विशाल वॉज, जागृति वॉज, कनिका वॉज, अश्विनी वर. अश्विनी ने वर दिया है, बाकी सारे के सारे गलत है. सिर्फ अश्विनी का आंसर सही है. प्रशांत ने दोबारा चेंज किया आंसर अपना, लेकिन अश्विनी इकलौते स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम अपना आंसर सटीक रखा और वो था वर. इसके अंदर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. रीजन ये है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन है, और कंजक्शन जो है वो हमेशा दूसरे वाले को देख के यूज करता है. इसलिए दूसरे वाले ब्रदर्स हैं. पहला वाला हरी है, दूसरे वाले ब्रदर्स हैं. ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए वर आएगा, वॉज नहीं. नॉट ओनली बट ऑल्सो. मिस्टेक. लकी, आदित्य, टाइपिंग मिस्टेक. चलिए. सो आदित्य वर आए हैं, लकी चेंज हो गए हैं, बाकी लोग समझ गए. कनिका है यहाँ पे हमारे पास, सनी है, काजल है, मनीषा है, और भी काफी लोग हमारे पास है. सुरेश है, सनी है, कनिका है, सोमराज है, पल्लवी पहुंचे थे, विशाल है, जागृति है. क्या बातें क्लियर हो गई हैं? क्या आप अपनी मिस्टेक को मान चुके हैं कि हमसे गलती हो गई यहाँ पे?
नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन होता है, कंजक्शन को देख के हमेशा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज होता है, विच मीन्स नजदीक वाले को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं जिनके आंसर गलत आए थे? लकी है, कनिका थे, सोमराज थे, पल्लवी, विशाल, जागृति, सबके लगभग आंसर गलत थे। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या बातें क्लियर हो गई हैं फटाफट से। लकी क्लियर, बाकी लोग फटाफट से। लकी ने क्लियर करी है कि बातें क्लियर हो चुकी हैं, बाकी पल्लवी यस, जागृति यस, और कोई लोग यस, विशाल यस। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो हमने मेंशन करा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन है जी, कंजक्शन है। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज आएगा तो वहां हमेशा प्लूरलिज्म को शो किया जाएगा, माने नजदीक वाले को देखा जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा तो नजदीक को देखा जाएगा। नजदीक वाले को देखा जाएगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सोमराज यस, भरतेश्वर क्लियर, कनिका क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है जी। आगे मूव करेंगे हम। 61 है जो है नन और नो को लेके। नन और नो, पहले कह दूं मैं कि नन और नो जो है वो एक्सेप्शनल है, माने नन और नो जो है वो सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं। नन और नो सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सो नन का यूज ऐसा सिंगल भी होता है, ऐसा प्लूरल भी होता है। नो का यूज सिंगल भी होता है, प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर यूज हुआ क्या है। फटाफट से अपने 2 सेंटेंसेस लेने हैं, मुझे बताना कि चीज सीखी नहीं है। नन ऑफ द काउंटरफिट मनी, none of the counterfeit money dash found, dash been found। ऑप्शंस है has या फिर have। नेक्स्ट है none of the, सॉरी एक हो चुका है। नो पे आते हैं। no employee dash received the salary। फटाफट से चीजें मेंशन करो। नो एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द सैलरी या नो एम्प्लॉय हैव रिसीव्ड द सैलरी। फटाफट से मेंशन है हैव, पहला आंसर आया है हैव। अश्विनी कह रहे हैं हैव। सर कैमरा थोड़ा आगे करना, प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। पहले में हैव, दूसरे में हैज। सही है, विजिबिलिटी में नहीं है। नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही सर, लाइव वहाँ है। नहीं मेरी रिकॉर्डिंग में विजिबिलिटी नहीं आ रही थी, वो चला गया था बाहर, इस तरफ खाली दिखा रहा था ये। तो वो तो लाइव में होगा ना, सुन चुके हैं। नहीं वो इशू नहीं हो, तो मैंने ये भी देखा ना साथ में। विजिबिलिटी है क्या जी? अब चलिए, वहां चला गया ना, ये मूव ऑन कर रहा है, इस तरफ दिख ही रहा था ये वाला हाफ ऑफ यूट्यूब पे। एम्प्लॉय हैज प्रशांत, सेकंड का हैज कह रहे हैं, और पहले का जी सनी, पहले का हैव कह रहे हैं सनी जी। पल्लवी हैज कह रहे हैं, पहले में हैव आएगा कह रहे हैं, और हैज आएगा, हैव हैज है। लकी क्या विजिबिलिटी है जी? दोबारा जरा चेक करना। नन और नो का यूज एक्सेप्शनल है। नन और नो का यूज कहां जैसे कैसे होना चाहिए, कन्फर्मली बात नहीं होती है। 60 हैव हैज। अश्विनी पहले कह रहे हैं हैव, दूसरे का है हैज। प्रशांत ने कहा है हैज, दोनों में हैज एंट्री हो गई, दोनों में हैज वाले की। सूरज ने आते ही मेंशन किया है कि दोनों में हैज आएगा, कहानी ही खत्म।
सर आउट ऑफ फोकस हो गई है वीडियो. एम्प्लॉय हैज नेट तो नहीं खत्म हो गया इसका जो कह रहा हूँ. नेट चेक कर लो अपना बोलना. दोनों में है. चलिए यहीं पे हम क्लोज करना चाहेंगे. लास्ट रूल दे रहा हूं मैं और यहीं पे क्लोज करूंगा मैं. 60 है. कल मॉर्निंग में इसको 80 करूंगा, इवनिंग में 100 करूंगा. कल लास्ट डे रहेगा हमारा इसके ऊपर. लास्ट डे इस पे क्लोज करेंगे हम और फिर फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर आएंगे कुछ बेहतरीन बात को लेके ग्रामेटिकली. आज इस पे आते हैं. सबसे सटीक आंसर जो है वो सूरज का है. सटीक आंसर कैसे कि मैंने आते ही कह दिया कि दोनों के अंदर हैज आएगा, बात ही खत्म. इसलिए कि कई हैज कह रहे हैं फिर हैव कंफ्यूज है. गौर फरमाइएगा. नन जो है एक्सेप्शनल है. माने नन वो अंधा इंसान है जो लाठी लेके चला हुआ है कहता हुआ कि रास्ते में जो मिलूंगा उसके साथ चल दूंगा, उसके साथ ही चलना है मुझे. तो जब ये नन ऑफ द काउंटरफिट मनी माने नन जब चला तो रास्ते में इसको मिला काउंटरफिट. काउंटरफिट माने नकली कह लो या फिर ब्लैक कह लो. काउंटरफिट मनी पैसा. मनी जो है वो अनकाउंटेबल है जी. करेंसी काउंटेबल है. 1 रुपए, $2, 3 यूरो ये काउंटेबल है. मान लीजिए मुझसे मैंने किसी से कहा पैसे चाहिए तो अगला इंसान पूछेगा कितने. तो ये पैसे जो है वो अनकाउंटेबल है, वो इंडेफिनिट चीज है, वो सिंगुलरिटी शो करती है. लेकिन मैं कहूं कि 5 रुपए चाहिए तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा कितने. 5 क्या तो दिया 5 रुपए. सो 5 रुपए, $6, $7, इस तरह से जो रुपए हैं, डॉलर है, यूरो है, वो जो है काउंटेबल है. लेकिन जो मनी होती है, पैसा होता है, वो अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल सिंगल होती है, इसलिए सिंगल चीज के साथ में हैज आता है, हैव नहीं. तो अश्विनी अपने आंसर चेंज कीजिएगा जी. अपने आंसर चेंज कीजिएगा. कनिका कह रहे हैं हैज, एम्प्लॉय हैज, लेकिन कहीं पे अश्विन ने पहले में हैव कहा था. अश्विनी चीजें अंडरस्टैंड हुई है कि जी. नन जो करता है वो है एक्सेप्शनल चीज. काउंटरफेट जो है वो शो करता है सिंगुलैरिटी को. दिस इज द रीजन कि काउंटरफेट मनी सिंगल बन गई है, इसलिए वहां पे हैज आया है. दूसरी कहानी नो एम्प्लॉय. एम्प्लॉय शोज सिंगुलैरिटी, नो एक्सेप्शनल है. तो नो ने नहीं शो करा है, शो करा है एम्प्लॉय ने, इसलिए यहां भी है. सबसे बेहतरीन सबसे सटीक आंसर जो है वो सूरज का रहा. मैंने पहले कह दिया, मैंने आते ही मेंशन कर दिया था कि इट इज दोनों में हैज आएगा. फटाफट से आंसर कर दिया था. एक आध कोई अच्छी चीज देके जाऊं आपको मैं ताकि चीजें खराब हो जाए. अब एक लास्ट कहानी है 62 परसेंटेज के ऊपर. रूल ऑफ परसेंटेज. रूल ऑफ परसेंटेज. जब भी परसेंटेज आएगी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, वो हमेशा प्लूरल को फॉर्म करेगी, वो हमेशा प्लूरल के हवाले जाएगी. जब भी रूल ऑफ परसेंटेज आएगा 30%, 40%, 9%, 11%, जब भी ऐसा आएगा तो परसेंटेज हमेशा प्लूरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है. एग्जांपल के तौर पे 30% ऑफ इंडियन वुमेन, 30% ऑफ इंडियन वुमेन लिटरेट. तो परसेंटेज जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा वहां हमेशा प्लूरलिज्म शो किया जाएगा. तो इज आएगा कि आर. जब भी परसेंटेज चीजें आएंगी तो वहां पे हमेशा जो है वो प्लूरलिज्म शो किया जाएगा. तो व्हेन द परसेंटेज इज मेंशन्ड तो वहां पे परसेंटेज को हमेशा प्लूरलिज्म में रखा जाएगा. अब गौर फरमाइएगा. लेकिन इसको मैं कहूं परसेंटेज नहीं कहूंगा, मैं कहूं कि 3/4 ऑफ द फूड डैश बीइंग ईटन. या मैं इसको 3/4 ना कह के अगर मान लो इसके लिए मैं लिखता कि 3/4, 3/4
3/4 ऑफ फूड डैश बीन ईटन। तो यहां जरा मेंशन करें, यहां बातें मेंशन करें जी, जरा रखें हिम्मत। मैंने कहा कि जब भी परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन मैंने 3/4 जब कहा कि 3/4 ऑफ द फूड। अब बताओ जरा, हैज की हैव, फटाफट से यहां सर आप कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। हैज की हैव, हैज या हैव फटाफट से मेंशन करना है। हैज आया कि हैव, भरतेश्वर आर ऊपर आ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऊपर आ रहे। 30% ऑफ इंडियन वुमेन आर लिटरेट, वेरी नाइस। 30%, 9%, 11%, 12, 21, 90, 28, 29 जो भी आएगा प्लूरल आएगा। लेकिन नीचे लिखा मैंने 3/4 ऑफ द फूड, यहां हैज की हैव बीन ईटन। 3/4 ऑफ द फूड हैज बीन ईटन, हैव बीन ईटन। फटाफट से, लास्ट सवाल है, बौछार लगा दो फटाफट से आंसर की, लगे रहो वहां पे। हैव सब हैव कह रहे हैं कि हैव। अनीता हैव, कनिका हैव, सनी हैव, विशाल हैव, आदित्य हैव, भरतेश्वर हैव। और जी और सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, लगाओ। और हैव, अनीता हैव, कनिका, वेटिंग फॉर सूरज, वेटिंग फॉर अश्वनी, वेटिंग फॉर जागृति, लकी, कनिका, प्रशांत। 3/4 इज 75%। फंस गए जी जाल में, फंसाना चाहता था और फंसा दिया गया आपको। फंसाना चाहता था भारत आपको और फंसा दिया गया। और कोई देखिए, मैं कहूं, देखिए मैथ में ना चाहिए आप फिर गलती करके, इट इज नॉट मैथमेटिक्स। आप मैथ में लेके उसको 3/4 माने 75%। फंस गए। हैज, अश्विनी कह रहे हैं अगर फंस गए हैं ये तो फिर मैं तो बचूं। अश्विनी हैज क्यों? हैज क्यों हैज? क्योंकि भरत को मैंने कहा कि हैव नहीं आएगा तो आपने हैज कह दिया। क्यों हैज? 3/4 सर क्वांटिटी शो कर रहा है। गौर फरमाइएगा, 30% जब हमने कहा है तो मैंने पहले ही रूल में कह दिया कि 30% जो होता है वो प्लूरल है। सबने हैव कहा, सबका गलत है। इसलिए कि 3/4 ऑफ द फूड, खाने का 3/4 हिस्सा, यहां खाने को, फूड को सिंगल वर्जन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। गौर फरमाइएगा, 3/4 ऑफ द फूड कि नहीं है, 30% जब फूड आता तो वहां पे वो प्लूरलिज्म को शो कर रहा है कि 30% हो गया और ये बच गया है। खाने का 3/4 हिस्सा खत्म है, कहने की बात है, तरीका कहने का ये है। जब उसने खाने का 3/4 हिस्सा कहा है तो वो खाने को सिंगुलैरिटी वर्जन में ले रहा है कि खाने का 3/4। पर जब 30% कह रहा हूं, 20% कह रहा हूं, 10% कह रहा हूं, तो उसकी प्लूरलिज्म में 90% छूट जा रहा है, 70 रह जा रहा है, इसलिए वो प्लूरलिज्म को शो कर रहा है। पर 2/3 हिस्सा, 3/4 हिस्सा, 9/10 हिस्सा फूड का, खाने का, सिंगुलैरिटी को बिलोंग कर रहा है जी, कि खाने का 3/4, खाने का 2/9, इस तरह से। इसलिए जब भी 3/4, 3/4 ऑफ द फूड आएगा तो वहां पे वो सिंगुलैरिटी को शो करेगा, इसलिए यहां पे हैज आएगा। अश्विनी को पूछना चाह रहे हैं, अश्विनी क्या पूछना चाह रहे हैं? सर 3/4 सर क्वांटिटी शो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट 1 मिनट मेरे पास है, फिर मैं चीजें रिमूव ऑन करूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं अश्विनी, फटाफट से बोले, मुझे कि मैं मूव करूं। फिर सर किसी चीज का हिस्सा है, हाँ किसी चीज का हिस्सा है, इसलिए हैज आएगा, बिल्कुल सही है। So 3/4, 3/4, it represent to a singularity version because of reason कि 3/4 जो है वो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहें सर 30% भी तो वही है। 30% तो मैंने पहले कह दिया कि 30% में चीजें जब आएंगी तो वो सिंगुलैरिटी को बिलोंग करेंगी, सीधी बात करी मैंने। पर जब 3/4 ऑफ फूड कहा है तो वो एक खाने को उठा के सिंगुलर वर्जन में रखा गया है कि खाने का 3/4, सिंपल सी कहानी है।
चीजें क्लियर हो गई हैं, सबके जुबान से यस सर यस सर यस सर आ जाता है, सब हाँ हाँ कर देते हैं, तो हरीश सर कंटिन्यू करेंगे सेशन को आगे। इंग्लिश की इस पर्टिकुलर क्लास को मैं यहाँ फिनिश करूंगा। अगर सारे क्लियर चीजें हैं तो मुझे हल्का सा इन्फॉर्म करें फटाफट से, ताकि अलविदा कहूँ आपको मैं। फटाफट से मेंशन करना है चीजें क्लियर है कि नहीं है। अश्विनी क्लियर है, भारतेश को क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। सनी क्लियर है, और जी और फटाफट से मेंशन करें, क्लियर करें कि मूव करूं यहां से मैं। प्रशांत क्लियर, पहुंचिए फटाफट से। कनिका है, सनी है, अश्विनी है, जागृति है, लकी है, सूरज है, पल्लवी है, भरतेश्वर है, लकी कुमार है, अश्विनी डन, सुरेश डन, विशाल डन, जागृति डन। चलिए आई टेक क्लियर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कहीं जाना मत, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 2 मार्क्स आपके बना के जाऊंगा आधे घंटे के अंदर, और इसकी लिखित गारंटी आपको दूंगा मैं। सो मैगजीन है ये पीडी, एंड हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। लेट मी रिकॉर्ड ऑल्सो द वीडियो। सिर्फ निकालनी है तो नेट का रिचार्ज बढ़ा डालो, 3 GB 4 GB पर डे का। और दूसरी बात है कि पेशेंस आप अपनी बना के रखना। तो मैं डिस्कस करता हूँ कुछ इश्यूज। चलिए पहले बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। डायरेक्ट टॉपिक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर रहेगा, लिखिए फर्स्ट टॉपिक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली क्या बताएगा कि हमारा देश घूसखोरी में मैं कौन से स्थान पे, ब्राइबरी में। आप सभी परिचित हैं कि हमारे देश में मिनिस्टर से लेके नीचे कर्मचारी तक करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ज्यादातर लोग रहते हैं, और यही रीजन है कि हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक बहुत ही नीचे है। हम पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी नीचे हैं करप्शन के मामले में। बहरहाल फटाफट से डिस्कस करते हैं, इस इंडेक्स को रिलीज करता कौन है, कौन इसको रिलीज करता है। इसको रिलीज कौन करता है? बिल्कुल ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। इसको रिलीज कौन करता है? तो उत्तर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इसको रिलीज करती है। ये वो संस्था है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कई बार एग्जाम में आया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो उत्तर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बेसिकली एक संस्था है ये, और ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये बात। और यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं, टॉप किसने किया है इसमें। इसको टॉप किसने किया है? तो
टॉप लिखता हूं मैं यहां पे। तो नंबर 1 पे है डेनमार्क। डेनमार्क ने टॉप किया। नंबर 2 है जिसमें न्यूजीलैंड। प्रॉपर नोट्स बनाए थे, कल चेक करूंगा आपके में। थर्ड है फिनलैंड। चौथा है सिंगापुर। फिर है स्वीडन। ऑलराइट, टॉप 5 लिखिए। अब हमारे अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। जो इंडिया का रैंक है वो कहां पहुंचा और कितने रैंक पे ये पाया गया। सो इंडिया है 86वें रैंक पे, 86। हमारे प्रिय भारत का जो रैंक है वो है 86। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छाप लो आप। 86वें नंबर पे इंडिया आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। नंबर 1 पे डेनमार्क है, मैंने सबसे करप्शन फ्री कंट्री डेनमार्क हुई, सबसे करप्ट फ्री, मैंने करप्शन यहां ना के बराबर है। फिर न्यूजीलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है और फिर स्वीडन है। जैसे नंबर 1 रैंक इसका है, नंबर 2 रैंक इसका है, उसी तरह से इंडिया का रैंक है 86, 86। एक साल पहले इंडिया का रैंक 40 पहुंच गया था, 86 चले गए दोबारा से। तो ये एक बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो सभी कंट्रीज हमसे बेहतर है, हमारे नेबर कंट्री हमसे, ये सारा आप डिट्टो इनको नोट कर लीजिए जो मैंने बातें लिखी हैं। कि करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है, ये बेसिकली बताता है कि कौन सा देश करप्शन फ्री किस लेवल पे है। मतलब जहां करप्शन ज्यादा होगी उनका रैंक उतना नीचे पाया जाएगा, और जहां करप्शन कम होगी उनका रैंक ऊपर पाया जाएगा। डेनमार्क सबसे कम करप्ट कंट्री है दुनिया की। तो ये बात यहां से। एंड इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप की हम बात कर लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप, मैं इसको मिटा रहा हूं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्लोबल जेंडर गैप। सेकेंड टॉपिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब देखिए, ये भी इंडेक्स हमेशा रखिएगा, एग्जाम में इंडेक्स पक्का पूछे जाते हैं, कम से कम एक इंडेक्स आपसे पक्का पूछा जाएगा। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया के अंदर, कि जेंडर गैप का मतलब क्या होता है कि लिंग अनुपात कितना है, माने कितना, जैसे हमारे देश में आप जानते हैं कि 940 जो है वो गर्ल्स हैं 1000 बॉयज के ऊपर। तो जो लिंग अनुपात है या जो डिफरेंस है वो है 60 गर्ल्स का। तो कहने की बात है कि हर 1000 बॉयज पे 60 गर्ल्स का गैप है मिसिंग। हम जानते हैं कि हमारा गैप काफी ज्यादा है, बॉयज का गर्ल्स के मुकाबले, गर्ल्स का बॉयज के मुकाबले काफी कम देखने को मिल रहा है। तो इस गैप काफी ज्यादा है। इसे साफ होता है कि हमारा ग्लोबल जेंडर गैप में रैंक भी नीचे ही होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां तरक्की हो चुकी है, जहां एजुकेशन सबको मिल चुकी है, जॉब सबके पास है, ज्यादातर लिटरेट हैं, स्किल्ड हैं, उन देशों में लिंग पे कोई भेदभाव नहीं होता है, मेन और विमेन में भेदभाव नहीं करते हैं। मगर जो डेवलप्ड नहीं होती है, विकासशील होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इंडिया की बात कर लो, नेपाल की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, भूटान की बात कर लो, ये भी दिन डेवलप नहीं हुई हैं। तो इन देशों के अंदर पाया जाएगा कि जो मेन की पॉपुलेशन है वो विमेन के मुकाबले ज्यादा है। मैंने हर 1000 बॉयज के ऊपर 60 गर्ल्स कम है। सो बोलने का अर्थ ये है कि हमारे देश में कैसे हो रहा है, क्या नेचुरल है। मैंने दिन कहा था क्लास के अंदर कि नेचुरली अगर कोई भी किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, अबॉर्शंस ना करवाया जाए, सेक्स रिलेटेड अबॉर्शंस ना करवाया जाए, तो गर्ल्स की पॉपुलेशन बॉयज के मुकाबले ज्यादा होगी। मेडिकल साइंस कहती है कि कंसीवमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इज मोर देन द बॉय चाइल्ड, विच मींस अगर कोई पक्षपात, कोई डिस्क्रिमिनेशन गर्ल चाइल्ड के साथ ना की जाए तो स्वाभाविक है कि ज्यादातर गर्ल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी बॉय से। एग्जाम्पल लेता हूं, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, जो मैंने कंट्रीज बताया आपको, स्विट्जरलैंड या अमेरिका
ये कंट्रीज, इवन इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज में आप पाएंगे कि विमेन के पॉपुलेशन मेन के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो क्या कारण है कि हम या हमारे अगल बगल में जो कंट्रीज हैं, जो भी पुअर कंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या ऐसा है, तो हम जानते हैं कि सामाजिक बुराइयां होती है जहां गर्ल्स दहेज प्रथा फलना फलना ये और या किसी तरह की विमेन के जेंडर जो रिलेटेड हैरेसमेंट्स होती हैं, जैसे लड़की को बाहर भेजते हैं तो कई तरह की समस्याएं पाई जाती हैं। तो इससे भी जो टैबू है सोसाइटी के अंदर, वो भी एक मेन रीजन है कि गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया जाता है। बॉय चाइल्ड को कहीं भेजेंगे रात को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मगर एक गर्ल चाइल्ड अगर रात को जॉब करके आती है 11 बजे 10 बजे कहीं किसी एक अपने ऑफिस से, तो चिंता की बात हो जाती है लोगों के लिए। आई थिंक मैनी रीजन है उसके पीछे, बट आप इतनी सी बात याद रखिए कि ग्लोबल जेंडर गैप पहले रिलीज कौन करता है? ये करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लिखिए इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिए इसको। और इस हिसाब से हमारा जो रैंक है 140, जो इंडिया का रैंक है, लिखिए यहां पे इंडिया, बढ़िया से 3 पेन लो और लिखो इंडिया का रैंक जो है 140 है, ये इंडिया का रैंक। और टोटल कंट्री कितनी थी? तो टोटल कंट्री थी 156। टोटली 156 कंट्रीज पे ये रिसर्च हुई और इंडिया का रैंक पाया गया 156। तो आपने देखो जानना क्या है, पहली बात तो ये कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और दूसरी बात, इंडिया का रैंक क्या है? 140। और बात खत्म। यहां से कई बार ऐसे पूछते हैं ज्यादातर केसेस में कि रैंक इंडिया क्या है, तो ये रैंक इंडिया का है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, उसमें रैंक इंडिया क्या है? थर्ड है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस सर थोड़ा हिंदी कह रहे हैं, हिंदी में बोलो, थोड़ा हिंदी में? हिंदी में लिखना है, हिंदी में बोलना, ऐसे बोल रहे हैं। बाकी क्लियर कह रहे हैं, एक स्टूडेंट है वही। सर प्लीज हिंदी में प्लीज। हिंदी मैंने शुरू में पढ़ा भी इंग्लिश में रहा हूँ, मतलब मैंने मैगजीन है इंग्लिश वाली। एक काम करें, जो हिंदी में जो स्टूडेंट्स, देखो मैं हिंदी में बता भी रहा हूँ वैसे, कि एग्जाम में जब आएगा ऐसे लिखा होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल रिपोर्ट है, तो जो वो कंट्रीज इंग्लिश में रिलीज करती है, सिर्फ इसमें लिखा हो कि वर्ल्ड को वर्ल्ड ही लिखा होगा, मतलब पर हिंदी में लिखा होगा और देवनागरी में, एंड हैप्पीनेस को हैप्पीनेस ही लिखा होगा और इंडेक्स को इंडेक्स ही लिखा होगा, याद रखिएगा। तो ये आप जस्ट याद कर लीजिए, मैं हिंदी में भी काफी चीजें बता दी आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, खुशहाली को मापता है, कितना देश कितना खुश, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग क्लियर करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? 139। इंडिया का रैंक है यहाँ पे 139, इसको नोट कर लो। सो देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे लिखेंगे। सो इंडिया का रैंक है 139। टोटल 149 कंट्रीज पे इसकी रिसर्च हुई थी, तो टोटल कंट्रीज थी 149। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 139। इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन पक्का बनता है। कोई भी पेपर पकड़ लो आप, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हर एग्जाम में पूछते हैं आपसे इंडेक्स के बारे में एक सवाल। सो इंडिया का रैंक आया 139। बाकी सारी कंट्रीज हमसे ऊपर है। पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुशहाल है, हैप्पी है। नेपाल हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है। ये कंट्रीज के रैंक मैं आपको बोल देता पढ़ के। देखिए मैं आपको रैंक की बात बताऊं तो पाकिस्तान 105 रैंक पे, हम हैं 139 रैंक पे। पाकिस्तान 105 पे, मैंने पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। श्रीलंका 129 रैंक पे, 129, मैंने वो भी हमसे ज्यादा खुश है। बात की जाए नेपाल की,
120, चाइना 84 पे है, नेपाल 123, बांग्लादेश 101 पे, मैंने सब हमसे बेहतर है। आप बस याद रखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 139, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी, क्योंकि वहां तालिबान, तो यहाँ तालिबान नहीं है, शुक्र है, नहीं तो बहुत नीचे हम जाते। मगर तालिबान से के हालात हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि हम हैप्पी क्यों नहीं है, फिर अगर हमारे देश में सब कुछ ठीक हो रहा है तो हम हैप्पी क्यों नहीं है? रीजन दो तीन बताऊंगा आपको। एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, एक बेसिक रीजन है, और दूसरी बात, हमारे समाज में अभी भी जाति नाम पे, धर्म के नाम पे काफी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। रोज देखने को आता है कि किसी दलित को किसी अपर कास्ट ने पीट दिया, या किसी मुस्लिम किसी पर्सन को किसी शक के आधार पे उसकी लिंचिंग कर दी। जब इस तरह के माहौल बने हों देश में, तो स्वाभाविक है कि रैंक हमारा कम ही होगा। तो जो ये रैंक प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये पब्लिक के ऊपर एक रिसर्च की जाती है, उनसे पूछते हैं, उनके पैरामीटर चेक करते हैं, तो उसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया जाता है। आगे हम बात करें इसके बाद पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ टॉपिक है प्रधानमंत्री केयर चिल्ड्रन स्कीम। प्रधानमंत्री केयर, आप जानते हैं कोविड-19 में, आप सही जानते हैं कोविड-19 के अंदर भारत सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पीएम केयर स्कीम लॉन्च की थी भारत सरकार ने। और आप जानते हैं कि 2021 के मई महीने के अंदर आई थिंक, मुझे थोड़ा तो याद आ रहा है कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया था, 20 लाख करोड़ का पीएम केयर योजना के तहत। राइट, तो इसमें जो है कई पैकेज आए थे, मगर खैर हम इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये बात करेंगे पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम है क्या। तो मान लो कोई पर्सन है, सपोज मान लो मदर है या फादर है सपोज, तो अगर ये जो पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के, और इन पेरेंट्स की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण इनकी मौत हो जाती है। वैसे कोविड-19 का मतलब क्या है? को मीन्स व्हाट? कोरोना, और वीआई से कोविड जानते हैं ना, सो COVID एंड 19, सो CO से कोरोना, और VI से वायरस, और D से डिजीज, तो इसको साइड कर दो, एंड N से हुआ 90। मैंने 2019 में ये बीमारी फैलती है चाइना के वुहान शहर से। चाइना का एक वुहान शहर है, मीट मार्केट है काफी बड़ी, और वहां से बीमारी फैलती है दिसंबर के महीने में, और फिर सारी बातें। तो मैं फिर वापस यहां आता हूं कि जो पेरेंट्स, किसी बच्चे के पेरेंट, कोई बच्चा है मान लीजिए, किसी बच्चे के पेरेंट जो है उनकी मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो उन बच्चों की परवरिश का जिम्मा सरकार पे होगा। किस तरीके से? उनकी 18 साल तक की पढ़ाई सरकार करवाएगी, जैसे नवोदय स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है वहां पे, और उसके बाद इनको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा इन बच्चों के लिए, रुपए। तो अब इसको आप अंडरलाइन कर लो कि पीएम केयर चिल्ड्रन योजना के तहत भारत सरकार ने अनाथ बच्चों को, जिनके पेरेंट्स कोरोना से मरे हैं, तो उनको कितने लाख रुपए देने का इसमें प्रॉमिस है। तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, माने 18 साल तक की उनकी एजुकेशन भी सरकार फ्री में करवाएगी, नवोदय स्कूल या सेंट्रल स्कूल्स के अंदर, आर्मी स्कूल जो भी हैं। और उसके पश्चात जो है वो 10 लाख रुपए उनके लिए अलॉट किए जाएंगे। अब मान लो इसको रोजगार करना है, रोजगार कर लो, या हायर एजुकेशन करनी है तो हायर एजुकेशन कर लो, पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से।
एग्जाम में यही पॉइंट आएगा कि कितने रुपए देने का इसमें प्रावधान है। 10 लाख रुपए का। आगे हम बढ़े इसमें। कैच दी रेन हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट, टॉपिक, CATCH, कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब क्या होता है? रेन कैच करना। ऐसे मान ली कोई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सपोज ये घर है मान लीजिए, एंड घर की छतों पड़ने वाला जो पानी है, जो रेन, बारिश हुई, हम इस पानी को एक जगह स्टोर कर देंगे टैंक के अंदर, और उस पानी को स्टोर करके हम बाद में सिंचाई या अपने किसी भी इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी बारिश होती है, मॉनसून में तो इतनी बारिश होती है कि पानी का हम इस्तेमाल ही नहीं करते। वो पानी हमारी छतों से यहाँ वहां होते ही बह जाता है नदियों में और फिर समुद्र में चला जाता है। हमने उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया। हम ग्राउंड के अंदर लगाते हैं मोटर और पानी खींचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का वेस्ट करते हैं। अगर हम जो नेचुरली पानी हम तक पहुंचता है कुदरत के द्वारा, उस पानी को हम स्टोर कर लें तो हम उस पानी को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और तमाम दूसरे इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये कैच द रेन एक प्रोजेक्ट है। अब सवाल है कैच द रेन जो इनिशिएटिव है ये किसने चलाया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। तो जल शक्ति मंत्रालय का ये प्रोजेक्ट है कैच द रेन, जल शक्ति। इसको लॉन्च किया गया था 22 मार्च को। इसको लॉन्च किया गया 22 मई को। इसको 22 मई को लॉन्च किया गया। मैं 22 मार्च को। अब मैं क्यों लिखवा रहा हूं 22 मार्च? क्योंकि ये तारीख इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है साल। सारी तारीखें याद करो। वर्ल्ड वाटर डे, विमेन डे, एनवायरमेंट डे, ऐसी डेट्स भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। सो वर्ल्ड वाटर डे। अब जानते हैं कि दुनिया के अंदर अगर नेक्स्ट वॉर हुआ तो किस पे होएगा? पानी पे। मारा मारी है पानी को लेके। आज की डेट में स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, जिलों के बीच में तकरार है, पंजाब हरियाणा के बीच में तकरार है पानी को लेके, केरल और तमिलनाडु के बीच में तकरार है पानी को लेके, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेके तो कब से टकराव है, और इंडिया और चाइना के बीच में भी। विच मींस कि अगर नेक्स्ट कोई वर्ल्ड वॉर होता है तो ऐसा कहा गया है कि पानी को लेके होगा, क्योंकि डे बाय डे पानी सूख रहा है नदियों का, और हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हालात पैदा हो गए हैं। सो वर्ल्ड वाटर डे हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि आज की डेट में इससे बड़ा कोई इश्यू नहीं बनता पानी के अलावा। 22 मार्च। आगे हम बात करें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कहां पहुंच चुका है, हम उसकी बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, 6th टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज। FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखिए हमारे देश में एक बैंक नाम उसका है RBI। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बनाया गया इसको 1 अप्रैल 1935 को। क्या काम है इसका? बैंकों को चलाना, उनको रेगुलेट करना, जो हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स हैं। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, पर एक बात कर लेते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 के अंदर। ये भी कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 के अंदर। जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो इस समय पे $612 बिलियन हो चुका है।
जो हमारा फॉरेन रिजर्व है इस समय पे हो चुका 612 बिलियन डॉलर। 612 बिलियन डॉलर। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल कि हमारा फॉरेन रिजर्व ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे पूछते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं होगी ऑप्शन में कि 612 डॉलर यूएस डॉलर बिलियन, ऐसा नहीं होगी 613 फिर 615 ऐसे, क्योंकि इतनी क्लोज ऑप्शन नहीं होते हैं। आपको होगा एक 612 मान लीजिए, एक ऑप्शन होगा कि 410 बिलियन डॉलर, एक होगा 312 ऐसे ऐसे, ताकि आप इजीली हिट कर पाए ऑप्शन को। तो 612 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसके अंदर क्या मतलब क्या फॉरेन एक्सचेंज का। तो लेट्स डिस्कस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर उसका। और अगर हम बात करें, चलिए हम बात करें ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है तो अंडरस्टैंड करिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो दुबई काम करने गया है या काम करने गया यूएस के अंदर, अमेरिका में काम करना गया मान लीजिए, कोई आदमी है वहां वो जॉब करने गए सपोज करिए। तो ये जो हमारे लोग होते हैं इंडियन जो बाहर काम करने गए होते हैं, कोई कारपेंटर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तो ये लोग जो हिंदुस्तान को वापस पैसा भेजते हैं वो किस में होता है, फॉरेन करेंसी में होगा ना कि नहीं होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। जैसे मान लीजिए मैं यूएस में जॉब करता हूँ, कनाडा में जॉब करता हूँ, न्यूजीलैंड में जॉब करता हूँ, इंग्लैंड में जॉब करता हूँ, तो मेरी अर्निंग किस में होगी, फॉरेन करेंसी में। जब मैं अपने परिवार वालों को हिंदुस्तान वापस पैसे भेजूंगा तो कैसे ट्रांसफर वहां से होंगे, फॉरेन करेंसी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस फॉरेन करेंसी को अपने पास रखता है और उसके बदले टोटल जो एक्सचेंज रेट है, जितना एक्सचेंज रेट जैसे आज की डेट में 73 रुपी इक्वल टू $1 है, तो जैसे आपने $10 मान लो वहां से भेजे घर को अपने, तो $10 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखेगा और $1 इक्वल टू 73 रुपी है, तो 730 रुपए बनते हैं, वो आपके घर वालों के अकाउंट में डलवा देगा। ये प्रोसेस है। तो इस तरह से फॉरेन करेंसी अर्न करेगा। दूसरी बात की, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं, तो जब हमारा सामान बिकता है तो उसे हम अर्न करते हैं फॉरेन करेंसी। देखिए, जब हम लोग हमारा कोई प्रोडक्ट, हमारा मार्केट है, हमने इसको बेचा सपोज श्रीलंका को, या सपोज बेचा इंग्लैंड को बेच दिया, या बेच दिया आपने सपोज करिए कि मान लीजिए न्यूजीलैंड को, तो ये जो मार्कर है जब उस देश में बिकेगा तो वहां के लोग पेमेंट किस में करेंगे, उस देश की करेंसी में पेमेंट करेंगे। स्वाभाविक है कि मार्कर चला गया, उसके बदले में क्या, इंडिया फॉरेन करेंसी। तो इस तरह की जो फॉरेन करेंसीज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखता है, क्योंकि जब हमें इंपोर्ट करना होता है, क्या इंपोर्ट, तेल लेना है, गैस लेनी है, गोल्ड लेना है, तो इंपोर्ट जब हम करेंगे, आयात जब हम करेंगे, तो वो कंट्रीज हमसे पेमेंट किस में मांगेंगे, यूएस डॉलर्स में। तो स्वाभाविक है कि हमें ये फिर उनको देना पड़ता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फॉरेन करेंसी को मैनेज करता है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ये फॉरेन करेंसी उनको देनी पड़ेगी, उसके बदले हम लोग ऑयल, गैस, प्रीशियस मेटल्स, यूरेनियम और इस तरह के उत्पाद ले पाएंगे जो हम बाहर से लेते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मिलती है हम उसके बदले फॉरेन करेंसी। तो ये इस समय आज के डेट में $612 बिलियन हमारे पास हो चुका है एक्सचेंज, बस है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर त्रासदी कोई देश पे आ जाए, त्रासदी जानते हैं, कोई एक समस्या आन पड़े देश के अंदर,
और हमें इंपोर्ट करनी है, दवाइयों से लेके, राशन से लेके, खाना, सब चीजें मान लो इंपोर्ट करनी है, तो हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे एक मुश्किल वक्त के अंदर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज है। बात समझ में नहीं? वैसे देखिए, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इकोनॉमिक्स के टॉपिक है सारे, मगर एग्जाम में आया कि फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया का है वो कितना पहुंच चुका है, तो $612 बिलियन पहुंच चुका है। आगे हम बढ़े इससे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि न्यूजीलैंड के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब ये टॉपिक भी यहां से क्वेश्चन बनेगा जो अब आपको मैं सिर्फ 5 मिनट आपकी क्लास लूंगा, सिर्फ 5 मिनट, बस पेशेंस रखो 5 मिनट का, और 5 मिनट में एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन इस 5 मिनट के अंदर। कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो सवाल क्या है, क्या बनेगा? न्यूजीलैंड में हुए चुनाव, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड में चुनाव होते हैं और वहां बनते हैं प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डेन, वहां की न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंदा आर्डेन। जसिंदा आर्डेन ये बने हैं नए पीएम न्यूजीलैंड के। आगे बात करें इसके आगे, तो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे कि न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है कि टॉपिक यही लिखता हूं मैं, जैसे ये हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, तो सेकंड पॉइंट है कि जो यूएई कंट्री है उसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री मानी गई है, सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री यूएई। दुबई इसका एक प्रांत है, 7 इसके प्रांत हैं, तो दुबई उसमें से एक प्रांत है, ज्यादातर लोग वहां जॉब करने जाते हैं, काफी रिच कंट्री ही यूएई। आगे हम बात करें इसके आगे, 1-2 पॉइंट और मेरे पास बने हुए हैं, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आइसेक, ISSAC, आइसेक हर्ज़ोग, ये बने हैं इजराइल के नए प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। इजराइल के बने हैं ये नए प्रधानमंत्री। आप जानते हैं कि कई प्रेसिडेंट आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी साल तक शासन किया, तो एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि इंडिया और इजराइल के रिश्ते काफी अच्छे हो चुके हैं काफी समय से। सो इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छे बन रहे हैं, और वहां के जो राष्ट्रपति थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो अभी अभी हट चुके और नए बने हैं वहां के प्रेसिडेंट आइसेक हर्ज़ोग। तो ऑप्शन पक्का होगी दी हुई, वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू भी होगा। और ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है, उनके बुक्स में 1 साल पहले का डेटा होता है और वही लिख के आ जाते हैं, मगर अपडेट ये है कि आइसेक हर्ज़ोग जो है नए बन चुके हैं वहां के राष्ट्रपति। आगे बात करें
अच्छा, इसमें काम करते हैं, अभी और भी काफी कंटेंट है, मैं चाहता हूँ हम इसके पार्ट बनाएं। ठीक है, ऐसे करते हैं, जैसे ये देखिए मैगजीन है ये, मैं चाहता हूँ कि हम इसके पार्ट बनाएं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि ये हो कि सारी चीजें कवर हो जाए उसके अंदर। और ये मत समझे आपकी करंट अफेयर के इश्यूज हैं, नहीं नहीं, जैसे मान लो आपसे पूछ लें कि यूई की फुल फॉर्म क्या है, या हमने कई चीजें डिस्कस की हैं दूसरे इश्यूज के अंदर, तो हम डिटेलिंग की है, तो ये काम करते हैं कि इसके पार्ट 3-4 बना देते हैं, ताकि 3-4 पार्ट में फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाए। और जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके एग्जाम के अंदर। कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और तब तक के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, एंड कल हम कंटेंट्स और मैथ और रीजनिंग पे भी करेंगे। सो मैथ और रीजनिंग के ऊपर कोई डाउट आपके कोई चैप्टर में, आप व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे कमेंट करिए कि मैथ और रीजनिंग के अंदर बेसिकली हम कल कौन से चैप्टर को लेके चलें। हम 3-4 चैप्टर पकड़ेंगे कल, रीजनिंग के 2 मैथ्स के। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी है कि सर पहले ये करवाइए चैप्टर्स रीजनिंग के, या पहले मैथ के ये करवाइए, तो हम 4 या 5 या 4 ऐसे चैप्टर्स कल 4-5 चैप्टर लेते हैं, ताकि पढ़ के आना पहले से। तो 4-5 चैप्टर लेते हैं, 5 लेते हैं चलिए। तो 5 चैप्टर्स के ऊपर आपकी डाउट पहले हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टॉपिक है क्या, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आपके 1 to 1। सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। कर दो सर, ऑफ कर दो।